मान लिया तो मौज है, वरना मुश्किल हर रोज़ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज हम डील करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है वो विद रिलेटेड केसेस। तो इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम समझेंगे बहुत असेंशियल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद 5 केसेस। तो स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। मेंसरिया का बेसिक मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। अब हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ये मेंसरिया जो है वो एक मैक्सिम पर बेस्ड है। इंग्लिश कॉन्सेप्ट है तो मैक्सिम पर बेस्ड है, जिसका मैक्सिम है एक्टस फेसेट रियम निसी मेन सेट रिया। एक्टस फेसेट रियम निसी मेन सेट रिया। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि अगर कोई पर्सन पनिशेबल होगा वो तभी होगा जब उसके पास गिल्टी माइंड होगा। अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। अब ये मैक्सिम जो है वो बेस्ड है एक और मैक्सिम पर, जो है एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्ट जो मेरी विल के अगेंस्ट किया गया है वो मेरा एक्ट नहीं है। मतलब किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप क्राइम करें। अगर आप गिल्टी हैं तो आपके पास ज़रूर कहीं ना कहीं गिल्टी माइंड होगा, तभी आप गिल्टी पाए जाएंगे, तभी आप गिल्टी माने जाएंगे। इसके बाद चलते हैं इसका लिटरल मीनिंग। जनरल मीनिंग तो हमने समझा, अब हम लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। लिटरल मीनिंग के लिए ये एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, जो इंटरप्रिटेशन लॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम पढ़ते हैं। लिटरल मीनिंग इसका बेसिकली होता है कि बेसिक मीनिंग मेंस का मतलब होता है माइंड, रिया का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो हमने समझा जो भी एक्ट गिल्टी माइंड के साथ किया जाएगा वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वहाँ पे आपको पनिश किया जाएगा। इसके अलावा अब हम इसे गैदर कैसे करें, क्योंकि ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, तो हमें इसके लिए कुछ वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। आईपीसी में कुछ वर्ड्स मेंशन है जिससे हम इन्फर करते हैं कि मेंसरिया क्या होता है, वही समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास इंटेंशन। अब इंटेंशन का क्या मतलब होता है? इंटेंशन का बेसिक मीनिंग होता है जब हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कॉन्सिक्वेंस को फोरसी करने की या फिर फोरसाइट करने की। मतलब इसमें दोनों असेंशियल एलिमेंट होते हैं। जब हम दूर का सोच सकते हैं, दूर का देख सकते हैं, और हम कॉन्सिक्वेंस को प्री मेडिटेट कर सकते हैं, दोनों असेंशियल जब फुलफिल होते हैं तब बनता है इंटेंशन। इंटेंशन को हिंदी में कहते हैं आशय। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम पढ़ते हैं जो है रेकलेस। अब रेकलेस में फोरसाइट तो होती है, मतलब हम दूर का तो सोच सकते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सिक्वेंस हम डिज़ायर नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मोटिव। मोटिव को हिंदी में बोलते हैं हेतु। हेतु मतलब बेसिकली एक्शन, मतलब इंटेंशन को ही एक क्लू की तरह लिया जाता है, उसे कहते हैं मोटिव। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस में ना तो फोरसाइट होती है और ना हम कॉन्सिक्वेंस फोर्स करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर, क्यों लाया गया? इसमें बेसिकली एक केयरलेस एटीट्यूड दिखाया जाता है, जो एक रीजनेबल पर्सन को ऑट, मतलब उसे समझा जाता है कि वो करे लेकिन वो मिस कर देता है, वो केयरलेस हो जाता है, वो बनता है मेंसरिया का असेंशियल पार्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉलेज। अब नॉलेज जैसे सबको ही पता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एक्ट। अगर आपकी नॉलेज है, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो नॉलेज बनता है। इसके अलावा हम बहुत सारे कुछ अदर वर्ड्स भी देख सकते हैं, जैसे वॉलेंट्रली जो 39 में दे रखा है आईपीसी में, डिसऑनेस्टली 24 में दे रखा है, फ्रॉडुलेंटली 25 में दे रखा है, काउंटरफीट। इसके अलावा बहुत से वर्ड्स हैं जिससे हम गैदर कर सकते हैं मेंसरिया। अब हम मूव ऑन करते हैं इसकी पोजीशन पे। इंडिया में इसका स्टेटस अलग है और कॉमन लॉ में इसका स्टेटस अलग है। अब कॉमन लॉ में मतलब इंग्लिश में इसकी पोजीशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब सबको पता है कि इंग्लिश डॉक्ट्रिन है तो अप्लाई करता है ये कॉमन लॉ पर, मतलब वहाँ पर सब जगह एप्लीकेबल है बहुत ईजिली। लेकिन इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हम समझेंगे केसेस के थ्रू। जैसे इसमें लीडिंग केस है शेराज वर्सेस डी रुडजन। जी हाँ, शेराज वर्सेस डी रुडजन। इसमें जस्टिस राइट थे, उन्होंने बेसिकली कहा था कि
मेंस्ट्रुआ जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी क्राइम को करने के लिए। जब तक वो एक्सक्लूड ना किया जाए वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ही रहेगा और उसे निकाला नहीं जा सकता। यही कहा शेराज वर्सेस डी रुडसन ने। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ मेंस्ट्रुआ इज असेंशियल। प्रिजम्पशन मेंस्ट्रुआ की हमेशा असेंशियल मानी गई है, नेसेसरी मानी गई है, जब तक उसे एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली एक्सक्लूड ना किया गया। इसके बाद नेक्स्ट केस है ब्रेड वर्सेस वुड। ये भी इम्पॉर्टेंट केस है, प्रीलिम से पूछा जाता है। इस केस में बेसिकली कहा गया था कि अगर आपके पास गिल्टी माइंड है तभी आप गिल्टी होंगे, अगर आपके पास गिल्टी माइंड नहीं है तो आप पनिशेबल नहीं होंगे, आप गिल्टी नहीं होंगे। और लॉ ऑफ क्राइम्स बेस्ड ही मेंस्ट्रुआ के ऊपर है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट बनता है मेंस्ट्रुआ। इसके बाद आर वर्सेस टॉल्सन, द वेरी फेमस। इसमें बेसिकली बाइगैमी का केस है कि हस्बैंड एंड वाइफ थे। हस्बैंड जो है वो डेजर्ट करके चला गया था। वाइफ ने बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। जब उसे बाद में पता चला कि उसका हस्बैंड जो है वो डेड हो गया है तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो क्या वाइफ लायबल होगी बाइगैमी के लिए? इस केस में कहा गया कि नहीं, वाइफ वुड नॉट बी लायबल फॉर बाइगैमी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। तो मेंस्ट्रुआ यहाँ पर कंस्ट्रूड नहीं किया गया। अब मूव ऑन करते हैं इंडियन केसेस की तरफ। अब इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है? जैसे कि रतन एंड धीरज लाल, द वेरी फेमस बुक, इसके अलावा एच.डी. गौर, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मेंस्ट्रुआ की एप्लीकेबिलिटी इंडिया में बहुत कम है। कॉमन लॉ में तो है लेकिन इंडिया में बहुत कम है। तो हम उसे समझेंगे कैसे? अब आईपीसी में कोई भी ऑफेंस जो है या तो वो डिफाइन किया गया है क्लियरली या फिर मेंटल कंडीशन समझाने की कोशिश की गई है, जिससे आप इन्फर कर सकते हैं कि किसने और कब कैसे वो क्राइम किया है। तो मेंस्ट्रुआ की हमें एज सच कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक असेंशियल एलिमेंट है क्राइम का जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम समझते हैं कि अगर जब तक यहाँ पे कोई डिफ़ाइन नहीं किया गया, कोई समझाने की कोशिश नहीं करी गई, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी भी नहीं हुई इंडिया में, तो इसके दो अप्रोचेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या कहता है और नेगेटिव क्या कहता है समझते हैं। पॉजिटिव अप्रोच जो बोलती है वो बोलती है कि हम इसे गैदर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम इसे गैदर कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। और नेगेटिव स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि जनरल एक्सेप्शन से इसका मीनिंग लिया जा सकता है, मतलब चैप्टर 4 से इसका मीनिंग लिया जा सकता है। इसके अलावा हम केसेस के थ्रू देखते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज, गोल्ड स्मगलिंग का केस है, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लैंडमार्क है। इसमें बेसिकली एक पर्सन जो है वो ज़ूरिक गया हुआ था गोल्ड लेने, और तभी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर दिए और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और कहा कि अब गोल्ड स्मगलिंग मतलब बाहर से अगर आप सोना लाएंगे तो वो पनिशेबल होगा। लेकिन वो आदमी जो था वो ट्रांजिट में था, उसे नहीं पता था, तो जब उसे नॉलेज ही नहीं थी तो वो पनिशेबल नहीं होगा। मेंस्ट्रुआ में पनिशेबल होने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, लेकिन उसे तो मालूम ही नहीं था। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुआ नहीं कॉन्स्टिट्यूट की गई अगेन। उसके बाद नेक्स्ट केस है नथु लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, नथु लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और एक और केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस डीपी पांडे। इस केस में बेसिकली कहा गया था कि प्रिजम्पशन ऑफ मेंस्ट्रुआ हमेशा मानी जाएगी किसी भी क्राइम को करने के लिए जब तक उसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली एक्सक्लूड नहीं किया गया है। अगर एक्सक्लूड कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज हमेशा माना जाएगा कि मेंस्ट्रुआ वहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने जनरल रूल तो समझ ही लिया है कि हर एक क्राइम के लिए, हर एक ऑफेंस के लिए मेंस्ट्रुआ का होना ज़रूरी है। एक्टस रियस का भी होना ज़रूरी है, जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा हम बढ़ते हैं एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शंस इसके 5 हैं बेसिकली, 5 मैंने केसेस बताए, 5 कॉन्सेप्ट बताए। इसके अलावा एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं। एक्सेप्शन जैसे सोशो इकनॉमिक ऑफेंस, सोशो इकनॉमिक ऑफेंस जैसे ड्रग्स एक्ट या फूड एडल्ट्रेशन एक्ट या कोई भी एक्ट जिसमें सोशो इकनॉमिक ऑफेंस होता है। इसके अलावा पेटी ऑफेंसेस में भी जहाँ पे मेंस्ट्रुआ नहीं अप्लाई होगा। इसके अलावा स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी में भी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं, जैसे 121, सेडेशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, रेप, बड़े बड़े ऑफेंसेस। इसके अलावा काउंटरफीट कॉइन्स या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
या फिर लिबल में भी लगता है, और पब्लिक न्यूसेंस, ये उसके कुछ एक्सेप्शंस बने जहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ अप्लाई नहीं होता है। तो ये था मेरा वीडियो। हमने इसमें समझा 5 केसेस, 5 कॉन्सेप्ट्स और 5 एक्सेप्शंस, जो आप लिखेंगे तो बहुत सफिशेंट होगा 20 मार्कर में। इसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है और ख़त्म होता है।